हमको आज वर्तमान में लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो हमको तंग कर रहा है, तो पहले इससे बाहर नहीं निकले। कैसे निकले? चिंता मत करो, डोनाल्ड ट्रंप एक फिनोमेना है। आज ऑलरेडी उनका 1 साल से ऊपर हो गया है। अब 3 साल पेशेंस रखो ना, क्योंकि दूसरे देश का कौन अध्यक्ष बनेगा वो हम नहीं तय करते हैं। अमेरिका ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिनके बारे में मैंने एंटोनियो ग्रामची का, वो इटालियन स्कॉलर का उदाहरण दिया था। बीच में आते हैं मॉन्स्टर्स, आया है एक मॉन्स्टर, बट वो कालखंड बीत जाएगा, वो तात्कालिक है। वो चैलेंजेस हम सामना कर सकते हैं, जिस प्रकार हम सामना कर रहे हैं वो सही दिशा भी है, बट आवश्यक है कि आगे का ये जो नया विश्व बनेगा उसमें हम भाग ले, हम रहे। प्रधानमंत्री ने कोशिश किया G20 के समय वसुधैव कुटुंबकम इस कल्पना को दुनिया के सामने रखने का। क्या वसुधैव कुटुंबकम को लेकर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अच्छा साहित्य हम निर्माण कर सकते हैं क्या भारत में? या वसुधैव कुटुंबकम उसी श्लोक को फिर से बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, पूरा विश्व हमारा परिवार है बोलेंगे? बोलने से क्या होता है? आपको कहना पड़ेगा विभिन्न जातीय समुदाय है, राष्ट्र है, विभिन्न देश है, विभिन्न सभ्यताएं हैं, उनका परिवार कैसे बनाओगे? उस पर काम होना पड़ता है, उस पर लिखना पड़ता है, उस पर सोचना पड़ता है। वो सोच अगर करेंगे, भारत के लिए बहुत बड़ा एक संभावना अपने सामने है। भारत के लोग उठना पड़ेगा। सर, इसमें हम जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वदेशी कैंपेन है, ये कितना सहायक होगा? देखिए भाई, स्वदेशी भाव तो किसी समाज का मूलभूत भाव होता है। भाई मेरे अपने चीज पर गर्व होना, यह स्वदेशी है। स्वदेशी का 3 भाग होते हैं। स्वधर्म निष्ठा, अपने धर्म संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने पूर्वज, अपना इतिहास, इसके ऊपर हमारा निष्ठा होना चाहिए। स्वदेश भक्ति, वर्तमान के देश के प्रति भक्ति भाव रहना चाहिए। और तीसरा स्वाभिमान होना चाहिए। स्वधर्मनिष्ठा, स्वदेश भक्ति, स्वाभिमान, ये 3 चीज मिलकर स्वदेशी होता है। तो उस प्रकार का स्वदेशी भाव लेकर हर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। हम केवल क्यों, हर समाज को। पर क्या इसका अर्थ क्या है? हम विदेशियों का विरोध करते रहेंगे? अंग्रेजों के समय अंग्रेजी शासन का हमको विरोध करना था, हमने किया था। बट आज वर्तमान समय में किसी का विरोध का अर्थ ही स्वदेशी से नहीं मानने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के ज्ञान का एक बहुत बड़ा सूत्र है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सभी तरह से, सभी दूर से अच्छे विचार आए, ये हमारी सभ्यता का सूत्र है। तो हम किसी का विरोध क्यों करें? पर होता प्रॉब्लम क्या है, पाश्चात्य जगत से कैसे ड्रिंक करना है, कैसे स्मोक करना है, कैसे ड्रग्स लेना है, ये सीख रहे हैं। वो सीखना क्या चाहिए था? उनका अनुशासन सीखना चाहिए था, उनका रूल अबाइडिंगनेस, कानून का पालन करने की प्रवृत्ति सीखना चाहिए था, उनका समय पालन सीखना चाहिए था, उनका व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना सीखना चाहिए था। वो हम नहीं सीख रहे, गलत चीजें सीख रहे। वो नहीं सीखना चाहिए। स्वदेशी किसी के विरोध की कल्पना नहीं है, अपने अस्तित्व के प्रति गौरव की कल्पना है। विवेकानंद जी कहा करते थे, मैं एक हाथ से मेरे जो बहुत बड़ा पूंजी मेरे पास है, मेरे सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के रूप में, महापुरुषों के रूप में मेरे पूंजी है, एक हाथ से उसको पकड़कर मेरे दिल के पास रखूंगा। आई विल कीप इट क्लोज टू माई हार्ट। बट मेरे दूसरे हाथ को फंसारूंगा पूरे विश्व में, जो जो अच्छा चीज है उसको पूरा लेकर मेरे पास लाऊंगा। यह स्वदेशी है। ऐसी स्वदेशी का ही समर्थन आरएसएस करता है। ऐसे स्वदेशी हर राष्ट्र का अपना स्वभाव होना चाहिए, और भारत के लिए तो जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, एक इतना प्राचीन राष्ट्र है, इतने महान सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों का राष्ट्र है, तो हम अपने गौरव पर जाए ना, अपने इतिहास के गौरव पर जाए, और जो बाहर से अच्छी चीजें उनको लेकर चले, वही आत्मनिर्भर भारत होगा। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ये नहीं है कि दुनिया को ठुकरा देंगे, दुनिया को रिजेक्ट कर देंगे, वो नहीं आत्मनिर्भर भारत। हम पूरे दुनिया से संबंध रखेंगे, पूरे दुनिया से मदद लेंगे, पर अपने पैरों पर हम खड़ा होंगे। ये गांधी जी का वाक्य कहकर मैं रोकता हूं। गांधी जी कहा करते थे, आई विल कीप द डोर्स एंड विंडोज ऑफ माई हाउस फुली ओपन। मेरे घर के दरवाजे, खिड़कियां सब खुला रखूंगा। मैं चाहूंगा कि अच्छा जो ब्रीज होता है, कूल ब्रीज होता है, अच्छी हवा होती है,
चारों तरफ से मेरे घर में आए, मैं अपेक्षा करता हूं, इतना सावधानी रखता हूं, वो हवा इतना ज्यादा ना हो जाए कि मैं ही उखड़ जाऊं, उतना नहीं होना है। बाकी आ रहा है सब दूर से, वही आत्मनिर्भरता है। हम सब जगह से संबंध रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, हमारे पैरों पर हम खड़ा होंगे। हमारे पैरों पर खड़ा होने के लिए जो जो आवश्यकता है वो सारी चीजों को हम स्वीकार करेंगे। वही स्वदेशी है, वही आत्मनिर्भरता है। इसी दिशा में सरकार का कार्य चल रहा है। सर, अमेरिका का जो प्रेशर टैक्टिक्स है ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, कई देशों में वो एक चैलेंज के रूप में रहा है। अमेरिका एज जनरल और ट्रंप का प्रेशर टैक्टिक्स, ये आप कुछ अंतर लगता है या अमेरिका की ये फितरत में ही है इस तरीके के प्रेशर टैक्टिक्स लगाना? देखिए, ट्रंप कुछ अलग है इसमें? हाँ, जरूर ट्रंप अलग है, जरूर ट्रंप की शैली अलग है। ट्रंप की शैली बहुत व्यक्ति केंद्रित है, पर्सनालिटी सेंट्रिक है। अब जिसको आप प्रेशर टैक्टिक कह रहे हैं ना, इस प्रेशर टैक्टिक, ट्रंप जैसे व्यक्ति की प्रेशर टैक्टिक को टैकल करना बहुत आसान भी होता है। कभी कभी आपको क्या करना है, वो क्या मांग रहा है, यार आप इतना कह दो कि इंडिया पाकिस्तान युद्ध को मैंने सुलझाया इसलिए मैं नोबेल का पात्र हूं, इतना बोल दो तो आपके ऊपर सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो ये प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल नहीं है, बट हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सत्य के पक्षधर है ना। सत्यमेव जयते हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसका घोषवाक्य है। हम असत्य के साथ नहीं जा सकते। ट्रंप का कोई लेना देना था नहीं है, तो ट्रंप को खुश करने के लिए हम कोई असत्य बोले ये संभव नहीं है, इसलिए हम दृढ़ रहेंगे। तो उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर झेलना पड़े, झेलेंगे। मैंने इसलिए कहा ना 3 साल झेल लेंगे भाई, पहले भी झेलना होता था। निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो निक्सन तो एकदम हमारे उस समय के नेतृत्व के एकदम खिलाफ थे। इंदिरा गांधी के बहुत बड़े विरोधी थे। इंदिरा गांधी को तो गाली गलौज करता था, इतना दुष्ट विरोध रखता था निक्सन। हमने झेला है, निक्सन इतिहास बन गया, हमारा राष्ट्र तो चलता रहा है। तो कुछ समय ऐसे आते हैं दुनिया के इतिहास में जब राष्ट्रों को थोड़ा अपना संतुलन रख के चलना पड़ता है। आज हम उस संतुलन रख के चल रहे हैं, हम झुकेंगे नहीं। उसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम अमेरिका से कोई शत्रुता चाहेंगे। ट्रंप को यह भी मालूम है भारत और अमेरिका एक नेचुरल एलाइस है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का वाक्य है, नेचुरल एलाइस। हम सहज संबंधी है, सहज मित्र है हम। तो वो सहज मित्रता जारी रहेगा। हाँ, एक नेतृत्व की शैली है, उस शैली से कुछ प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को झेलो, संभालो, अपना मूलभूत कन्विक्शन, अपना राष्ट्र हित से मत हटो। कई लोग पूछते पर आप तो बड़ा दोस्ती किए थे ट्रंप से, तो ट्रंप 1.0 में तो पीएम साहब जब ह्यूस्टन गए थे तो बड़ा रैली हुआ, उसमें ट्रंप भी आए थे। और जब वो भारत आए थे 2019 में तो अहमदाबाद में बहुत बड़ा रैली हुआ। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते आप तब तो आप बहुत दोस्ती किए हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक सूत्र होता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स or permanent enemies in diplomacy, there are only permanent interests. दौत्य नीति में, विदेश संबंधों में कोई शाश्वत मित्र या शाश्वत शत्रु नहीं होता है, शाश्वत राष्ट्रीय हित होता है। वो राष्ट्रीय हित के लिए कभी दोस्ती करना है तो दोस्ती करो, उनको कोको कोला पिला दो, कभी नहीं करना है तो नहीं करो, दृढ़ रहना है तो दृढ़ रहो। यह नीति हम अपना कर चल रहे। इसलिए आज जो वर्तमान संबंध है उस पर ज्यादा चिंता नहीं करना। प्रेशर नहीं झेलना है तो बहुत सिंपल सूत्र है, पर हमको उस सिंपल सूत्र में जाना नहीं है, सत्य के रास्ते पर चलना है। ये जो ट्रंप जी के बारे में जो चर्चाएं रहती है, जो दादागिरी से काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इससे साउथ एशिया में आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव रहेगा? क्या एनिमी से एनिमी फ्रेंड वाला ये कॉन्सेप्ट आने वाला है, या और जो देश हैं जो एक दूसरे के विरोधी रहे थे वो ट्रंप को पछाड़ने के लिए अब एक साथ हो सकते हैं? ये जियोपॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं ये दृश्य? एक जिस नए विश्व का निर्माण हो रहा है करके मैंने कहा था, उसका ये सब लक्षण है। आज ट्रंप इस प्रकार का व्यवहार जो कर रहे हैं उसका एक ये भी अर्थ है कि अमेरिका का प्रभाव का क्षीण हो रहा है। अमेरिका का प्रभाव क्षीण हो रहा है। देयर इज ए परसेप्टिबल डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न पावर्स इन जनरल, अमेरिका इन पर्टिकुलर। अमेरिका का अपना एक प्रभाव क्षेत्र कम होता जा रहा है।
इसलिए उनको इतना दबाव करना पड़ रहा है, इतना झगड़ा करना पड़ रहा है। और जितना झगड़ा करेंगे उतना और प्रभाव कम होगा। उस प्रभाव से आज तमाम देश बाहर आना भी चाहते हैं। ये बात आपकी सच है कि वो साउथ ईस्ट एशिया हो और देश हो, आज किसी प्रभाव से, किसी दबाव में आना नहीं चाहते हैं और आज खड़ा होने को तैयार है। भारत के सोच का कुछ संदर्भ और होना चाहिए। इसका रेफरेंस पॉइंट अमेरिका नहीं होना चाहिए, अपना एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक नया विश्व बन रहा है, तो इस नए विश्व में हमारा पड़ोसी हमारा इमीडिएट मित्र होना चाहिए। आवर नेबर शुड बी आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रेंथ। तो हमारा हमेशा प्रयास रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्लोगन है नेबरहुड फर्स्ट। पड़ोसी हमारा पहला मित्र होना चाहिए, हमारा ताकत होना चाहिए। सौभाग्य से हमारा पड़ोस हमारा एक सांस्कृतिक और सभ्यता मूलक हमारा रिश्तेदार है। हम सिविलाइजेशनल कजिन्स है। हमारा जितना पड़ोसी देश है, हम एक ही सभ्यता और एक ही संस्कृति के देश है। देश अलग है, बट हम एक समाज के रूप में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पर एक अलग बात है, हम बहुत कठिन पड़ोस में भी जीते हैं। थोड़ा बहुत ये पड़ोसी जो होते हैं वो कठिन भी है, पर ये पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। आगे जाकर एक्सटेंडेड पड़ोसी, यानी इसके बाद का पड़ोसी होता है, वो हमारा, आपने जो साउथ ईस्ट एशिया कहा है या हिंद महासागर का क्षेत्र है, इंडियन ओशन रीजन है, उस रीजन के तमाम देश, उसमें भी एक विशेषता है। जितने इंडियन ओशन रीजन के देश है, उन सभी देशों के साथ 5000 साल के इतिहास में भारत के बहुत अच्छे व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हमारे चोल राजाओं ने अपने राज्य का प्रभाव क्षेत्र को इंडोनेशिया तक लेके गया था। और इधर हमारे देश के व्यापारी ओमान जाते थे, ओमान से सऊदी अरेबिया जाते थे। अभी अभी भारत की नौसेना ने एक कौंडिन्य नाम का स्टिच्ड वेसल का प्रयोग किया, जिसमें यंत्र नहीं था, मशीन नहीं था, मोटर नहीं था, बिना मोटर का एक हवा के आधार पर चलने वाला एक जहाज। वो जहाज मुंबई से चल करके पहुंच गया ओमान, मस्कट। यानी उतने प्राचीन समय में उस प्रकार के संबंध हम रखते थे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है जिनके साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, वो लोग याद रखते आज भी। आपको मैं एक बात बताता हूं, 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया गए। जोको विदोदो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। हमारे प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दोनों मिलकर जकार्ता, उनकी राजधानी के मुख्य जो शहर का केंद्र का चौरास्ता होता है, वहां एक बहुत बड़ा एक स्टैच्यू का अनावरण किया था, मूर्ति का अनावरण किया था। अब मूर्ति क्या है मालूम है आपको? गीतोपदेश का था। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश कर रहे थे, उसका बहुत बड़ा रथ और मूर्ति का अनावरण इंडोनेशिया के जकार्ता की राजधानी के मुख्य स्क्वायर पर आज विद्यमान है। उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति ने किया था। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि वो समाज याद रखता है, हजारों सालों का संबंध को याद रखता है। उस जो याद है, उसकी जो स्मरण है, उसको ताकत बनाकर एक इंडिक स्पीयर बनाना चाहिए। उसमें साउथ ईस्ट एशिया को लेना चाहिए। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, यहाँ का जो इस्लाम है उसके नीचे 2 लेयर होते हैं, एक बौद्ध लेयर होता है, एक हिंदू लेयर होता है। ये इस्लाम अलग है, कट्टरपंथी नहीं है। वो सारे विश्व जितना है उनको साथ लेकर भारत को चलना चाहिए, तब भारत दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में खड़ा हो सकता है। आज ये सारा जो विश्व है वो चाहता है कि भारत इस प्रकार का पहल करे, इनिशिएटिव ले। सर, आपके अनुभव से, जैसे आपने कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, कोलैप्स नॉट एग्जैक्ट वर्ड बट इन अ डिक्लाइन फेज, वहां पर जो अनरेस्ट हो रहे हैं, क्या ऐसा कभी वो दौर भी आएगा क्या जो यूएसएसआर में हुआ था और अमेरिका में डिसइंटीग्रेशन हो सकता है? नहीं, पहली बात तो अमेरिकन इकोनॉमी आज भी बहुत स्ट्रांग है। अमेरिकन राजनीति बिखर गई है जरूर, वो ट्रंप की कृपा है, उसके चलते अमेरिकी राजनीति जरूर बिखर गई है। बट अमेरिका एक देश के नाते आज भी इकोनॉमिक सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, और उस देश के जनता की वो क्षमता है। तो मैं नहीं मानता कि जो स्थिति यूएसएसआर की हुई ऐसी स्थिति अमेरिका की हो जाएगी, और इस प्रकार की कामना भी नहीं करना चाहिए। अमेरिका पिछले 400-500 सालों के अंदर एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ।
वो कोई प्राचीन राष्ट्र था नहीं, बट वहां के दुनिया भर के लोग वहां जब गए थे, पहले इंग्लैंड के एंग्लो सैक्सन्स गए थे, उनके पीछे पीछे फ्रेंच गए थे, आयरिश गए थे, सब लोग वहां गए। कुल मिलाकर एक अमेरिकी राष्ट्र को उन्होंने बनाया है। वो राष्ट्र चलता रहे, वो संपन्न रहे। आज दुनिया का एक बहुत अच्छा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के रूप में हमारे लिए एक मॉडल के रूप में रहे, जैसा भारत है ऐसा हो रहे। यही हमारी कामना अमेरिका को लेकर होना चाहिए। सोवियत यूनियन का अनुभव अलग था। सोवियत यूनियन एक राष्ट्र कभी नहीं था। कम्युनिस्ट शासन के समय अनेक आसपास के देशों के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके सोवियत यूनियन को बनाने का प्रयास हुआ था। वो ये राष्ट्र कभी नहीं था, इसीलिए जैसे ही मौका आया सब अलग हो गए, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था। मैं नहीं मानता कि अमेरिका को उस रूप से हम कंपेयर कर सकते हैं। अमेरिका को सोवियत यूनियन से कंपेयर करने का गलती नहीं करना, और ये भी नहीं सोचना कि अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, नहीं होगी। अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट है उसके आधार पर वो एकदम स्ट्रांग रहने वाला है। सर, अमेरिका अगर मजबूत होता है तो एक ये थ्योरी भी थी कि जो तालिबान को खड़े करने वाला अमेरिका था, तो अगर हम इंसर्जेंसी के पार्ट से अगर सोचते हैं तो जो इस्लामिक इंसर्जेंसी है उसमें अमेरिका का कोई ना कोई भूमिका रहा है। और अगर हम लेफ्ट इंसर्जेंसी देखते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से चाइना से प्रभावित है। आपको क्या लगता है कि ये भारत का जो हम नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, नए विश्व की कल्पना कर रहे हैं, उसमें ये कितना प्रभावी रहेगा? जब नए विश्व की कल्पना हम कर रहे हैं तो तब याद रखना जरूर अमेरिका एक ताकतवर देश है, रहेगा। उसी प्रकार चीन भी पिछले 20 वर्ष में, लगभग 2000 वर्ष से शुरू करके पिछले 20 वर्ष में एक बहुत बड़ा ताकतवर देश के रूप में चीन भी उभरा है। ये जो दो शक्ति उभरे हैं, इनका एक प्रभाव रहेगा। इसमें मैंने जैसा कहा, अमेरिका का प्रभाव घट रहा है और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, ये सच्चाई है। इसका असर देशों पर रहेगा, हमारे ऊपर भी रहेगा। हमारे पड़ोस में बहुत बड़ा तनाव का एक कारण चीन भी है, क्योंकि जिनके साथ हम संबंध रखना चाहते थे उनको दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास चीन करते रहता है। आपको बांग्लादेश से दोस्ती चाहिए, बांग्लादेश को कैसे दूर ले जाना है, ये प्रयास चीन करता रहेगा। ये कंपटीशन हमारे लिए रहेगी, ये समस्या रहेगी। इसीलिए आज एक मल्टीपोलर विश्व की कल्पना भी दुनिया में है। केवल 2 लोग ही दुनिया को शासित नहीं करे और अनेक देश उभरे, ताकतवर बने। भारत को उस प्रकार का ताकत अपना बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादक थे, वो हमेशा कहते थे भारत को अपने केवल तत्व ज्ञान पर या अपनी जो दौत्य नीति पर केवल भरोसा रखकर नहीं चलना चाहिए। ये तो है, ये तो रखना चाहिए, तत्व ज्ञान है, अच्छे दौत्य नीति भी रखना चाहिए, पर एक मिलिट्री सामर्थ्य भी निर्माण करना चाहिए, एक अच्छे मिलिट्री फोर्स भी खड़ा होना चाहिए। भारत, कभी कोई आतंक होता है, टेररिज्म होता है, टेररिस्टों को और टेररिस्टों को भेजने वालों को भी अच्छी तरह सबक सिखा सके, ऐसे एक ताकतवर देश भारत को बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार माओवाद को समाप्त करना भी चाहिए। माओवाद का सृजन जो भी करता है, जो भी समर्थन करता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सके, ऐसे ताकतवर देश के रूप में भारत को खड़ा करना होगा। ये प्रयास चल रहा है। भारत आज एक दुनिया का इंपॉर्टेंट पोल के रूप में उभरा है। भारत अपने समस्या केवल नहीं, दुनिया के समस्याओं का समाधान के लिए भी एक अच्छा रोल निभा सके, उस प्रकार का देश में रूप में खड़ा हो, उसका प्रयास हो रहा है। ऐसे केवल भारत नहीं, आज दुनिया में और भी देश उभर रहे हैं। टर्की उभर गया है, हमको अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, शायद नहीं लगता है, बट टर्की अपना एक क्षेत्र में उनका अपना प्रभाव है। इंडोनेशिया, आसियाई देशों में उनके एक अपना प्रभाव है। ऐसा तमाम देश, रशिया का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, चीन तो है ही। तो दुनिया में तमाम देश, अलग अलग देश पिलर्स के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे एक मल्टीपोलर विश्व है, इसमें भारत को अपना और ताकत बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छे सैनिक शक्ति भी बनना चाहिए, एक अच्छे दौत्य शक्ति बनकर रीजनल पावर, जैसा मैंने कहा, पूरे इंडियन ओशन क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर ईस्ट अफ्रीका तक का पूरा जितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक लीडिंग कंट्री के रूप में भारत को खड़ा होना पड़ेगा। तब जाकर आप जो कह रहे हैं ना, अमेरिका कुछ बदमाशी करना चाहेगा, चीन कुछ बदमाशी करना चाहेगा, तो भी हम उसका सामना सफलता से कर पाएंगे।